हेलो साथियों, स्वागत है आपका श्री सोच पे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ऋग्वेदिक काल। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में देखा था वैदिक काल। वैदिक काल को दो पार्ट में डिवाइड किया था, ऋग्वेदिक काल और उत्तरवैदिक काल। उसकी कुछ विशेषताओं की हमने बात लास्ट वीडियो में की थी। आज हम पढ़ेंगे ऋग्वेदिक काल। इस वीडियो में ऋग्वेदिक काल कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में बैठते हो, टेस्ट पेपर लगाइए, आप जान पाएंगे आपने क्या सीखा है। चलिए शुरू करते हैं जहां लास्ट वीडियो में छोड़ा था वहीं से। तो सबसे पहले कि ऋग्वेदिक काल की शुरुआत कैसे होती है, तो होती है आर्यों के आने से। मतलब इंडिया में जो लोग रहते थे उसके बाद में कौन आ गए? आर्य आ गए। आर्यंस ने आकर के यहाँ एक संस्कृति का डेवलपमेंट कर दिया जो क्या थी? ग्रामीण थी। कैसे संस्कृति डेवलप करी? ग्रामीण थी। तो किसके आने से शुरुआत हुई है? आर्यों के आने से। आर्य शब्द का जिक्र ऋग्वेद में 36 बार मिलता है। 36 बार। 36 times the word Arya comes in the ऋग्वेदा। अब ऋग्वेद में मिलता है 36 बार। अब देखिए आर्य शब्द जो बना है वो बना है अर से। अर का अर्थ होता है विकसित होना, टू रिवाइव, विकसित होना। लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, जो आंसर को सही माना जाता है वो माना जाता है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ, सुपीरियर, एलीट, इस तरह की शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आर्य मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। तो हम समझ गए आर्य का क्या अर्थ है। अब दूसरा विभाजन क्या आता है कि आर्यंस आए कहां से? क्या आर्यंस आए कहां से? तो आर्यंस जो आए, तो इसमें कुछ विवाद का विषय है कि काफी हिस्टोरियंस में काफी विवाद रहता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है। कोई कहता है कि आर्यंस वहां से आए, वहां से आए, लेकिन दो तीन का जानना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं मिस्टर मैक्स मूलर, एक हिस्टोरियन है। ये बोलते हैं जो आर्यंस आए थे वो आए थे सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से, मध्य एशिया से आए थे। लेकिन वही तिलक साहब और दयानंद सरस्वती, तिलक तो आप बिल्कुल जानते होंगे, है ना? लाल बाल पाल में से जो थे बाल गंगाधर तिलक, वही तिलक है। तिलक जी और दयानंद सरस्वती के विचार थोड़े से भिन्न हैं। दयानंद सरस्वती जो इंडियन रेनेसां आप पढ़ते हैं, या भारत का जो पुनर्जागरण काल हुआ जिसमें धर्म में कुछ कमियां आई, उनको सुधारने के लिए कुछ प्रवर्तन निकल के आए, उसमें से एक दयानंद सरस्वती भी थे। तो दयानंद सरस्वती को इनके मत थोड़े से भिन्न है मैक्स मूलर से। जब तिलक जो थे वो जब जेल में थे, जब उन पे एलिगेशंस लगे, उनको 6 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, उस दौरान उन्होंने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था गीता रहस्यम। उस गीता रहस्यम में उन्होंने खुलासा किया, बोलते हैं कि जो आर्य थे ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, नॉर्थ पोल से। कहां से आए थे? नॉर्थ पोल से। हमें केवल इतना याद रखना है कि तिलक क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल से आए थे। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ये लोग तिब्बत से आए थे। बोले ऐसा क्यों? कि इनका खान पान देखिए, इनकी वेशभूषाएं देखिए, पहनने का तरीका देखिए, ये मैच होता है कहां से? तिब्बत से। कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन हमें केवल टू द पॉइंट जानना होगा। मैं पहले बता चुका हूं ये चैप्टर थोड़े से थ्योरेटिकल है, मतलब थोड़ा फैक्चुअल डाटा ज्यादा है, लेकिन इसको एंजॉय करते हुए धैर्य के साथ पढ़ोगे एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे, क्योंकि ये हिस्ट्री का शुरुआत है। इसके बाद जब आ जाएगा जनपद एज आ जाएगा, काफी मजा आएगा। हम लोग जानेंगे राजाओं के बारे में, जानेंगे उनके लाइफ स्टाइल के बारे में, जानेंगे कैसे उन्होंने कार्य किए या कौन कौन से वंश आए। तो एक अलग लेवल का मजा आने वाला है। लेकिन पढ़ना तो यही पड़ेगा ना, है ना? क्योंकि एग्जामिनेशन में जो है इनकी कल्चर बहुत रिच है। ये शुरुआत है इंडिया की संस्कृति की। इवन इनके जो तत्व हैं वो आज तक पाए जाते हैं, आज तक इनके तत्व पाए जाते हैं। ग्रामीण व्यवस्था जो ऋग्वेदिक काल में शुरू हुई, आज भी समाज उसी तरह से डिवाइडेड है, ग्रामीण में, शहरी में, है ना? तो ग्रामीण व्यवस्था आज तक पाई जाती है। यहां से जो वर्णा सिस्टम शुरू हुआ, वो वर्णा सिस्टम आज तक देश में पाया जाता है ना? हालांकि संविधान बनने के बाद में उसमें काफी जो रिजिडनेस थी उसमें पोलाइटनेस आई, वे अलग बात है। लेकिन समाज की जो स्थिति हो आज भी इसके अकॉर्डिंग पाई जाती है, इसमें से थोड़ा सा जानना पड़ेगा। चलिए हमने जान लिया कि आर्य शब्द क्या है? श्रेष्ठ है। ठीक है, ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं फंसते। अब जैसे कि हम बोले भाई अपने आप को श्रेष्ठ क्यों बोलते थे, अब वही बात जैसे कि हिटलर की बात करते हैं, तो हिटलर भी अपने आप को कंपेयर करता है, कहता है हम लोग सुपीरियर रेस से हैं, है ना? एक आर्यन रेस से हैं, वो अपने आप को यहां से कंपेयर करता है कि वी आर द सुपीरियर रेस, आर्यन रेस, है ना? इस तरह से। अब देखिए जब आर्यन इंडिया में आए और इंडिया में जिन लोगों को उन्होंने पराजित किया उन्हें बोला गया दस्यु। क्या बोला गया?
दस्यु, इस बात को नोट कर लेंगे कि वो जो यहाँ के मूल निवासी ऊपर जो है उन्होंने हराया तो उसे बोला गया दस्यु, दक्षु दास, बाद में वो दास बन गए, वही दास वर्ग वर्णा व्यवस्था सबसे नीचे वाला क्रम कहलाया, है ना। अब देखिए कुछ इन्हीं के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्योंकि जो आर्यंस थे वो 4-5 खेप में इंडिया में आए थे, मतलब कुछ पार्ट आ गया, उसका कुछ पार्ट आ गया, है ना। 4-5 टोलों में बनकर के इंडिया में आए थे। जो टोला पहले से यहाँ स्टेब्लिश हो गया, अब नए टोले आ रहे थे, उसके खिलाफ क्या कर रहा था, बगावत कर रहा था, है ना। नए के खिलाफ तलवार उठा रहा था, क्योंकि देखो सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा नहीं था तो युद्ध का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता, कांसा था। यहां आते आते लोहे की शुरुआत हो चुकी है, हथियार बनने लगे। इसी वजह से वो यहाँ की स्थानीय जातियों से जो है एडवांटेज में थे। क्यों? क्योंकि स्थानीय जनजातियां जो थी जो बची हुई थी इंडिया में, उनके पास आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज भी देखो जिसके पास आधुनिक टेक्नोलॉजी वो सबसे ज्यादा हाई होता। प्रेजेंट टाइम में देख रहे हो फिलिस्तीन इजराइल का युद्ध हो रहा है ना। अब फिलिस्तीन में क्या था हम कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाते, पर ये देख लीजिए इजराइल के पास में आयरन डोम है तो एडवांटेज में है ना, तो फिलिस्तीन के खिलाफ कभी भी खड़ा हो जाता। तो जिसके पास टेक्नोलॉजी रिच होगी वो युद्ध में अपने आप को सुपीरियर तो सिद्ध करने की कोशिश करेगा ना, है ना। अब जैसे आपने वो तो देखी होगी ना, बाहुबली सिनेमा देखा होगा, तो भल्लाल देव, अब भल्लाल देव पर टेक्नोलॉजी रिच है, भल्लाल देव जाता है अपना रथ निकाला, चल दिया, चक 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 घूमता है, काटता गया। अब लेकिन इंडिया में क्या भाई, हीरो कभी हार नहीं सकता। दैट्स व्हाई महेंद्र बाहुबली जीतेगा, अमरेंद्र बाहुबली जीतेगा। लेकिन युद्ध से पहले क्या टेक्नोलॉजी मैटर करती है, टेक्नोलॉजी उसके पास रिच है, उसके पास एडवांटेज होती है ना। इसी तरह से जिस टेक्नोलॉजी थी उस टाइम के हिसाब से तो ये लोग जीतते चले गए। अब देखिए जो युद्ध होता है, आपको मोटा मोटी नाम याद रखने, ज्यादा लोड नहीं लेना कि सर इतना नाम बता रहे हैं, इतना क्या होता है। एक दो बार देख लोगे, थोड़ा दिमाग में रहेगा, कभी प्रश्न बनता है डेप्थ में तो डील कर ले जाओगे, वहां तुम एडवांटेज में होगे, है ना। तो युद्ध होता है रावी नदी के किनारे। रावी नदी का बहुत फेमस हुआ, जिसको 10 राग युद्ध बोलते हैं, जिसका जिक्र ऋग्वेद में है, जिसका जिक्र ऋग्वेद में है। इवन देखो ऋग्वेद में काफी हाई डायमेंशन है कि जैसे जैन धर्म की भी कुछ महापुरुषों का जिक्र जो है ऋग्वेद में मिलता है, अरिष्टनेमी का जिक्र मिलता है ना। इस तरह के बहुत सारी चीजों का जिक्र ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन जब आगे चलेंगे उन चीजों पे आएंगे तो बताएंगे, है ना। अब ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलता है 10 राग युद्ध का। अब देखो 10 राजा है, एक तरफ 10 राग और एक तरफ है भरत जन के सुदास, ठीक है। इधर वशिष्ठ विश्वामित्र जी हैं, इनके स्पिरिचुअल गुरु, और इधर वशिष्ठ है। अब विश्वामित्र का नाम सुना ही होगा आपने, ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। अब इन 10 राजाओं में 5 तो जो थे वो जन थे, 5 जन थे, और ये 5 वह लघु जन थे। 5 बड़े राजा और 5 छोटे राजा मिलकर के युद्ध हो रहा है। अब जो 5 बड़े जन थे, अनु, द्रुयु, अधर्व्यु, पुरु, तुर्वस, 4-5 बार बोल लेना काम हो जाएगा। अनु, द्रुयु, अधर्व्यु, पुरु, तुर्वस, 5 जन में। 5 लघु जन में थे अनिल, पक्व, शिव, विज्ञानी, मलानश, ये 5 लघु जन। इनने मिलकर के एक संघ बनाया, बोले तो 10 राजाओं में संघ आ गया, बोले अब तो नहीं छोड़ेंगे भरत जन को, अब तो नहीं छोड़ेंगे भरत जन को। लेकिन बॉस अक्सर युद्ध में होता यह है कि जो इतनी बड़ी शक्ति को हरा देता है, जैसे अंग्रेज इंडिया में आए, है ना, और अंग्रेजों ने एक छोटी सी टुकड़ी ने उस समय के सबसे ताकतवर मुगल साम्राज्य के राजा था, है ना, उसकी सेना, इधर बंगाल के नवाब की सेना और लखनऊ के नवाब की सेना, तीनों को हरा दिया, बक्सर के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया। और जब आप ऐसा कारनामा करके दिखाते हो फिर आपके सामने वो टिक नहीं पाता है। अंग्रेजों का वर्चस्व स्टार्ट हो गया, बक्सर के युद्ध से किसी का हिम्मत नहीं होता था उनसे लड़ने का। बोले क्यों? कारनामा इतना बड़ा, एक तरफ 50,000 की सेना है, एक तरफ 3,000 केवल सैनिक है। लेकिन होता क्या है, एक तरफ जो 3,000 सैनिक है ना, वो सैनिक है, और एक तरफ भीड़ है, ठीक है। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, अदरवाइज नहीं लेंगे, ठीक। विश्वामित्र और इधर वशिष्ठ। अब जीतेगा कौन? नो डाउट भरत जन जीत गया, क्योंकि इसी के नाम से भारत पड़ता है।
भारत वर्ष यहां से निकल के आया, भरत जन से हुआ ये। जब ये जीता तो इधर से कुरुवंश ये वाला और भरत मिलकर के एक वंश बना जिसको बोलते हैं कुरु, और यहीं से बन गया कुरु पांचाल प्रदेश। कुरु पांचाल प्रदेश, यमुना गंगा का इलाका कहना लगा कुरु पांचाल प्रदेश। आर्यंस आए देख लिए, आर्यंस कहां से आए देख लिए, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ देख लिया, ठीक। आर्य का मामला खत्म, इससे ज्यादा आर्यन से कुछ बनने वाला नहीं है। अब देख लेते हैं उस समय पे पॉलिटिकल काम कैसे चलता था भाई। आज की डेट में भाई देश के लोग कौन होते हैं, पीएम साहब होते हैं, प्रधानमंत्री जी। राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं, जिले के लेवल पे आप यहाँ एमपी होते हैं, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके बाद डीएम साहब होते हैं। लेकिन उस समय क्या चलता था देखिए, उस समय किस तरह से समाज को डिवाइड किया गया वो देखिए। सबसे पहले थे कुल, कुल मतलब एक परिवार, जिसका जो हेड होता था उसको बोलते थे कुलपा, कुल परिवार का हेड। कुल से मिलकर के क्या बना, ग्राम बन गया। ग्राम क्या हो जाएगा, ग्रामीणी, इसका हेड है ग्रामीणी। उसके बाद ग्रामों का जो समूह बना उसको कहलाते थे बिस, इसको बोलते थे बिस्पति, बिस्पति, ठीक। उसके बाद होता था जन, जैसे ये एक कुल हो गए, इस कुल के ऊपर कौन हो गया, ग्राम हो गया। इस ग्राम में बहुत सारे कुल, अब मान लो ये 2 ग्राम हो गए, ये शामिल है इस बिस के अंदर, समझे। ये इंडिविजुअल परिवार हो गए, ये परिवारों का समूह हो गया, ग्राम बन गया। ये भी एक ग्राम, अब ये 2 ग्राम किसके अंदर शामिल है, एक बिस के अंदर, एक बिस बन गया। और इस तरह के 2 एक आध बिस शामिल हो गए तो क्या बन गया, पूरा एक जन बन गया। यही सबसे ड्राइव होता है जनपद, ठीक है। अब जन का हेड कौन होता था, जनपति, या इसको कहते थे राजन। ऋग्वेदिक काल की बात चल रही है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसको क्या कहते थे, राजन, नॉट राजा। क्या है, राजन। कबीले का हेड होता था राजन, राजा की तरह इसके फीचर्स नहीं है। हाँ, ये कबीले का हेड है राजन, ठीक है। इसका काम था कबीले के लिए युद्ध करना, कबीले की आन शान बचाना इत्यादि। अब भाई मसला ये है, ये जो राजन है ना वो राजा की तरह नहीं है। राजन जो जीत के लाता था उसे बांटना भी पड़ता था, इवन जो इसको दिया जाता था वो एज ए गिफ्ट दिया जाता था। अब देखो इस राजन के एस्पेक्ट से देख लेते हैं। ये जो संस्कृति थी वो कैसी थी, पशुपालक थी, पशुओं पर फोकस था। जैसे घोड़े का 215 बार जिक्र आता है ऋग्वेद में, और गाय का आता है 175 बार। यहां से गाय फेमस होती चली गई। गाय को लेकर के बहुत सारी शब्दावलियां आई, जैसे गणना, गिनती को क्या बोलते थे, गणना, काउंटिंग। अब जो शब्द आता है वो है गविष्ठी। गविष्ठी का मतलब होता था गाय के लिए युद्ध। मतलब क्या है, पैसे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है गुरु, पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं है। या कॉन्सेप्ट क्या है कि जिसके पास जितनी गाय है वो उतना बड़ा मुकेश अंबानी। अब होता ये था कि राजन क्या करा, अपनी टोली बनाया, रात को चलो चलते हैं दूसरे कबीले में, वहां की गाय को चूर के लाएंगे। राजन क्या ताकतवर है, दूसरे कबीले में गया, वहां की गाय चुरा करके अपने कबीले शामिल कर ली। अब दूसरे कबीले वाले कमजोर हो गए, है ना। इस तरह से गाय के लिए युद्ध होते थे। युद्ध किसके लिए हो रहे हैं, गाय के लिए। गाय का इंपोर्टेंस देखिए, पशुचालक समाज है, पशुपालक है, पशुओं पर फोकस ले रहा है, गाय के लिए युद्ध हो रहे हैं। अब जो राजन था उसको मिलता था, जो बलि मिलता था वो था एज ए गिफ्ट, ठीक है, उपहार स्वरूप उसको मिलता था। इस पार्ट को बोलते थे बलि। से कुछ लूट के लाया तो उस लूट के माल को ये क्या करता था कि इसको बांट देता था। बांटता किसमें था, जिस सभा में, अभी बताएंगे इसको, सभा में। तो राजन जो भी उसको दिया जाता था वो था एज ए गिफ्ट। राजा राजा की तरह नहीं है, सब कुछ अपने कंट्रोल में हो, तुम सब अपने कंट्रोल में हो, बाकी सब उनसे नीचे। ऐसा नहीं है। यहाँ राजन जो है वो क्षमता के आधार पे, जो क्षमतावान है वो राजन है,
राजन का पद अभी भी वंशानुगत नहीं हुआ है ऋग्वेदिक काल में, वंश के आधार पर नहीं है कि जो राजन का बेटा ही राजन होगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, गणना होगी, गविष्टि होगी, अब हो गया गोत्र। जो गोत्र भी यही ड्राइव होता है, गोष्ठ। दोहिता, दोहिता का मतलब होता है जो मतलब जो पुत्री घर की गाय को दूती थी, मतलब गाय का जो दूध निकालती थी उसको क्या कहते थे? दोहिता। गोहंता, अतिथि। अगर कोई अतिथि आ गया तो उसको क्या नाम दिया गया? उसको बोलते थे गोहंता। मतलब कि उस समय जो फसल है वो कम हो रही है, कम हो रही है तो आतिथ्य सत्कार के लिए चीजें नहीं है, तो गाय का वध कर दिया जाता था, और गाय का वध करने के बाद उसको जो उसका जो मांस था उसे अतिथि के सामने परोसा जाता था। That's why अतिथि को कहते थे गोहंता। गाय का इंपोर्टेंस देखिए कितना ज्यादा इंपोर्टेंस है। इसी गाय से गोत्र बनते हैं, वशिष्ठ ऋषि के में बनी हुई है गाय, तो उससे वशिष्ठ गोत्र बन गया, वशिष्ठ गोत्र बन गया, वशिष्ठ ऋषि के यहाँ गाय है तो गाय से गोत्र बना, है ना। हमने ये देख लिया। अब देखिए जो राजा है ना वो अपने डिसीजन ऑटोनोमसली नहीं ले सकता, बोले आज अपना मूड कर रहा है कि नहीं कि आज दूसरे कबीले से अपन युद्ध करेंगे, अपना व्यक्तिगत आधार पर ये डिसीजन नहीं ले सकता है। इसके ऊपर अथॉरिटी है वो सभा, समिति और विदत की है। ये तीन जो पॉलिटिकल संस्थाएं हैं ये राजा के साथ विचार विमर्श करती हैं, तब कोई फैसला लिया जाता है। इसमें सभा है, समिति है, विदत है। सभा में 8 मेंबर्स हैं, समिति में 9 है और विदत में 122 है। ठीक है, ये एक तरीके से कंट्रोल करनी है राजा को, राजन को कंट्रोल करती है। और होता यह है कि जैसे ही अब राजन जैसे राजा बनेगा, अगले पार्ट में इसका विकास हुआ तो सबसे पहले इन्हीं समितियों को कंट्रोल करेगा, वो इनकी संख्या घटा देगा, धीमे धीमे खत्म ही कर देगा। बोले राजा राजा होता है, राजा ने जो कह दिया ऊपर वाले ने कह दिया, एक ही बात है, राजा कभी गलत नहीं हो सकता, समझ रहे हो। बॉस नेवर रॉन्ग, राजा कभी गलती नहीं हो सकता था, तो वो धीमे धीमे इसको खत्म कर देगा। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो जुड़ी हुई है कृषि को लेकर के, कृषि का ज्ञान इनको था। देखिए पहली टर्मिनोलॉजी मिलती है बपंतः, फिर रुडंतः, फिर मृडंतः। ये 3 टर्मिनोलॉजी जो ऋग्वेदिक से आती हैं ऋग्वेदिक काल में, इनको बुवाई का ज्ञान है, बुवाई कर देते हैं, कटाई कर लेते हैं, उसकी गवाही है, और फिर उससे जो बीज निकाला जाता है किसी फसल का वो होता है मढ़ाई, मढ़ना। बुवाई कर ली, उसका काट के उसकी गवाही कर ली, उसके बाद क्या करा, उसको उसकी मढ़ाई करके उससे प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट निकाल लिया। ठीक, मोरल ऑफ द स्टोरी, अभी भी अच्छे स्तर पर जुताई का काम शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, तो समाज कैसा है, समाज कैसा है कि समाज शिफ्टेड कल्टीवेशन करता है, शिफ्टेड कल्टीवेशन। आज कर ली, प्रोडक्ट खत्म हो गया, दूसरी जगह चले गए, वहां शुरू कर दी, वहां प्रोडक्ट खत्म हो गया, तीसरी जगह चले गए। लेकिन जब विकास होगा, हल्का विकास हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, जमीन को गहराई से खोदेंगे और अनफर्टाइल जो लैंड है वो नीचे चली जाएगी और फर्टाइल मिट्टी नीचे से ऊपर आ जाएगी, है ना, और प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन कम है तभी तो गाय को काट रहे हैं, अब प्रोडक्शन ज्यादा होता है फिर गाय को क्यों काटेंगे, समझ रहे हो। और इसी वजह से जो ऋग्वेदिक काल के लोग हैं उन्हें अभी भी जुताई का ज्ञान नहीं है। धीमे धीमे उत्तर वैदिक में जाते जाते जुताई भी अच्छी तरीके से और प्रोडक्शन का वैल्यू बढ़ जाता है। हमने ऋग्वेदिक काल को पढ़ लिया है, ठीक है, और ऋग्वेदिक काल के आधार पे हम लोग जो बात करने वाले हैं अब आगे की तरफ, ठीक है। और आप सब लोग इसको बड़े कायदे से सुनिए क्योंकि ये बनने एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक है। साथ ही साथ यहाँ पे हमने केवल ऋग्वेदिक काल को पढ़ा है, अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ लेंगे, फिर इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।